देखेंगे एक अच्छा टीचर कौन है, उसकी मेजर कैटेगरीज, उसके बाद सिलेक्शन का मीनिंग एंड डेफिनेशन, उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में डिफरेंस, इम्पॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोसीजर की स्टेप्स। क्वेश्चन अराइजेस, हु इज़ अ गुड टीचर? एक अच्छा टीचर कौन है? टू नो वॉट मेक्स अ गुड टीचर, वन मस्ट नो टास्क ऑफ अ टीचर। अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो आपको उसके सारे टास्क की नॉलेज लेनी है। यू शुड नो कि आपके क्या गोल्स हैं जिन्हें आपको अचीव करना है। वैसे तो टीचर में बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बट मेनली हम टीचर की दो क्वालिटीज़ को डिवाइड करेंगे। जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज़ एंड पर्सनल क्वालिटीज़। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोफेशनल क्वालिटीज़। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। टीचर मस्ट पोजेस सॉलिड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ही और शी टीचेज। एक अच्छा टीचर वही है जिसको अपने सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज हो। उसे पता हो कि कौन से मेथड्स ऐसे हैं जिससे बच्चों को अच्छे समझ में आएगा और कौन से तरीके ऐसे हैं जिससे हम क्लास के अंदर अंडरस्टैंडिंग को बेहतर नहीं कर सकते। एंड अच्छा टीचर वही है जो अपने सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज लेकर ही क्लास में एंटर हो। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ होल क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टीचर जो क्लास में एंटर हुआ है उसे सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसे सिर्फ लेक्चर नहीं देने हैं, बल्कि अपने क्लास में बैठे हुए हर स्टूडेंट के बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए कि इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है या वो बच्चा किस तरीके से बच्चे सीख पाएंगे। थर्ड इज़ टीचिंग स्किल्स एंड मेथड्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड स्किल्स इन यूज़ ऑफ टेक्निक्स फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको तमाम टेक्निक्स टीचिंग स्किल्स मालूम हो। जब आप एक अच्छे टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी टीचिंग स्किल्स मालूम होनी चाहिए और बहुत सारे मेथड्स का भी पता होना चाहिए जिनको क्लास में यूज़ किया जा सकता है, और उसको पता हो कि क्लास के अंदर कौन से मेथड किस टाइम यूज़ करने हैं। एंड अप्रिसिएशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, द डिग्री ऑफ टीचर्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन हिज और हर एटीट्यूड टूवर्ड्स जॉब। देखिए, आप कोई भी जॉब करने जा रहे हैं तब जब तक आप उसके बारे में पॉजिटिव नहीं हैं तब तक आप कभी भी उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते। सो टू बी अ गुड टीचर अपने प्रोफेशन को लेके अपना माइंडसेट जो है ना उसे हमेशा पॉजिटिव रखें और बच्चों के सामने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम पर्सनल क्वालिटीज़। सबसे पहले हम पैशन को डिस्कस करेंगे। पैशन पैशन इन टीचिंग इज कंपेलिंग फोर्स दैट इमर्जेस फ्रॉम वंस इनवॉन्ट पैशन फॉर टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर जज्बा हो कि अगर कोई भी काम करने से पहले आप टीचिंग के अलावा भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर पैशन नहीं होगा तो उस काम को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो फॉर अ गुड टीचर इट्स वेरी नेसेसरी, आप में पैशन होना बहुत ज़रूरी है। वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, टीचर्स आर मॉडल ऑफ वैल्यूज़। देयर आर 3 पॉइंट्स: फेयरनेस, ओपन माइंडेडनेस एंड सिंसेरिटी। देखिए, एक टीचर जो होता है ना वो जब स्टूडेंट्स के सामने जाता है तो आप तो उनके लिए वो एक रोल मॉडल की तरह होता है स्टूडेंट्स के लिए। एक अच्छा टीचर जो भी करता है बच्चा उसे फॉलो करने की कोशिश करता है। स्टूडेंट्स ऑलवेज फॉलो देयर टीचर्स, चाहे आप छोटे बच्चों को ले लें या बड़े बच्चों को, वे किसी भी स्कूल लेवल पर हों, हर लेवल पर स्टूडेंट अपने टीचर को फॉलो करना चाहता है। सो ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू डू गुड थिंग्स इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स सो दैट ताकि वो हमेशा आपकी अच्छी चीज़ों को पिक करे। यू शुड बी फेयरनेस इनफ, यू शुड बी ओपन माइंडेड, और आपको बच्चों के साथ सिंसियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड परसिस्टेंस। पेशेंस जो है ना वो आपके लिए आपके पास टीचिंग प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर एक टीचर के अंदर पेशेंस नहीं है तो वो कभी भी एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता, क्योंकि अपने स्टूडेंट्स को वो हमेशा अंडरस्टैंड नहीं करा पाएगा। आप टीचिंग प्रोफेशन को जब लेते हैं तो आपको स्टूडेंट के साथ भी डील करना होता है, उनके पेरेंट्स के साथ भी डील करना होता है और अपने कलीग्स के साथ भी डील करना होता है। तो आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Then it comes communication skills. Use of communication skills to make students understand better. आप अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ जब बहुत अच्छे से बात करते हैं तो डेफिनेटली आप बच्चों को अच्छे से समझा भी सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप उनकी बात को तभी समझ भी पाएंगे और अपनी बात को उनको समझा भी पाएंगे। और स्टूडेंट्स के साथ अपने रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कम्युनिकेशन स्किल। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन की। अच्छे टीचर के सिलेक्शन कैसे होता है? व्हाट इज सिलेक्शन? सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप। मनीष का कट कैसे रही है? मैम स्लाइड कैसे कट हो रही है साइड से? क्या मीनिंग? और ये कट कैसे हो रहा है? मैम पता नहीं, मेरी तरफ से तो ठीक आ रहा है। चलिए कोई नहीं, मीनिंग आधा कट रहा है थोड़ा सा, कंटिन्यू कीजिए। Selection is the process of picking up individuals from the pool of job applicants along with required qualifications and competence to fill jobs in the organization. तो सिलेक्शन का नाम ही इंडिकेट करता है सिलेक्ट करना। अब सिलेक्ट हम कर रहे हैं अब सिलेक्ट हम कर रहे हैं तो हम किन इंडिविजुअल्स में से सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकलती है तो काफ़ी लोग उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं तो उन सारे लोगों में से हमें राइट पर्सन चूज़ करना होता है जो उस जॉब के लिए सूटेबल हो। तो जो चूज़ करने की हमारी प्रोसेस है। प्रॉब्लम हो रही है। क्या क्या हुआ? हेलो प्रॉब्लम हो रही है मैम। बोलिए मनीषा दोबारा। मैम स्टार्टिंग से यही। नहीं नहीं, कोई नहीं, सिलेक्शन से बोलिए। तो जो सिलेक्शन का मेरे नाम साथ में ऐसा होता है। अभी हो रही है, अभी पहले ठीक थी आवाज। मैम स्टार्ट करूँ? कंटिन्यू कीजिए, कोई नहीं। जी। तो हाँ, स्टार्ट कीजिए। सिलेक्शन का नाम ही इंडिकेट करता है सिलेक्ट करना। अब सिलेक्ट हम कर रहे हैं तो हम किन इंडिविजुअल्स में से सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकलती है तो काफ़ी लोग उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं तो उन सारे लोगों में से हमें राइट पर्सन को चूज़ करना होता है तो जो उस जॉब के लिए सूटेबल हो। तो जो वो चूज़ करने की प्रोसेस है उसे ही कहते हैं सिलेक्शन या सिलेक्ट करना। मतलब सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि उस जॉब के लिए सूटेबल हैं एज़ पर योर क्वालिफिकेशन, एज़ पर योर कॉम्पिटेंस। अब हम देखेंगे सिलेक्शन की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड कूंस, selection is the process of choosing from the candidates from within the organization or from outside the most suitable person for the current position or for the future positions। जैसा कि मैंने बताया हमारे पास काफ़ी एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है। उनमें से उन्हीं एप्लीकेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करना है जो हमारी वैकेंसी की नीड्स को फुलफ़िल करता हो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन। काफ़ी टाइम ये कन्फ्यूज़न होता है कि रिक्रूटमेंट में भी हम रिक्रूट करते हैं कैंडिडेट को और सिलेक्शन में भी रिक्रूट करते हैं यानी सिलेक्ट करते हैं। तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो डिफरेंस हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड इंकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू अप्लाई फॉर जॉब्स। तो रिक्रूटमेंट क्या रिफ़र कर रहा है? रिक्रूटमेंट कितनी वैकेंसीज़ हैं हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट में वो आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या वैकेंसीज़ हैं और हम किस तरीके से उस वैकेंसी का एडवर्टाइज़ करना है या किस तरीके से हमें उस वैकेंसी को डिस्क्लोज़ करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। ये होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज़ पॉजिटिव इन इट्स अप्रोच। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम छांट नहीं रहे कैंडिडेट को। रिक्रूटमेंट में हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि हम उस वैकेंसी को डिस्क्लोज़ कर रहे हैं तो उस वैकेंसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। अब हम देखते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन इज़ कंसर्न्ड विद पिकिंग अप द राइट कैंडिडेट्स फ्रॉम अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स। तो सिलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम सही कैंडिडेट को सही जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं उन सारे कैंडिडेट्स में से जिन्होंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन इज़ निगेटिव इन इट्स अप्रोच। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स को यानी कि छांट रहे हैं तो ये निगेटिव प्रोसेस हो गया क्योंकि इसमें हम एलिमिनेट कर रहे हैं जो कैंडिडेट हमारे जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर हम कैंडिडेट्स को छांट रहे हैं इसलिए निगेटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन। इट सेव्स मैनेजमेंट कॉस्ट रिक्वायर्ड इन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी पैसा खर्च करता है रिक्रूटमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो अगर हम प्रॉपर कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो खर्च है जो हमने उस कैंडिडेट पे खर्च किया है वो वेस्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज
सेव्स मैनेजमेंट टाइम एंड रिसोर्सेज स्पेंड फॉर कैंडिडेट्स। ऑर्गेनाइजेशन उनकी ट्रेनिंग के लिए काफ़ी टाइम देता है, उन्हें रिसोर्सेज देता है, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उस जॉब के लिए, तो ये सब भी सेव हो जाती हैं राइट कैंडिडेट के सिलेक्शन से। एंड थर्ड वन इज़ राइट कैंडिडेट्स फॉर राइट जॉब इंक्रीज वर्क क्वालिटी। ऑब्वियस है, अगर हम सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे सही जॉब के लिए तो हमारे काम की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी और ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो अब हम देखते हैं स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसीजर। आइडेंटिफाई जॉब वैकेंसीज। तो सबसे पहले किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं इसको आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं, टीचिंग भी और नॉन टीचिंग स्टाफ भी, जैसे क्लर्क की हो गई, 4th क्लास कर्मचारी की, टीचर की, और किस सब्जेक्ट के कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, इसको आइडेंटिफाई करना ही आइडेंटिफाई जॉब वैकेंसीज। एंड सेकंड, क्रिएट ए रिक्रूटमेंट प्लान। अब हमने वैकेंसी तो आइडेंटिफाई कर ली कि हमारे डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट टीचर की है, क्लर्क की है, किसकी कितनी वैकेंसी है, लेकिन हम फिर प्लान बनाते हैं कि हम उसको रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, कैसे हम एडवर्टाइज़ करेंगे, कौन कौन से हम टेस्ट लेंगे या किस तरह से हम रिक्रूट करेंगे। थर्ड इज़ एडवर्टाइजिंग दी जॉब वैकेंसी। अब एडवर्टाइज़ भी करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैकेंसी के बारे में पता कर सकें, उनको पता चलेगा, फिर वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकें। तो फिर हम एडवर्टाइज़ कर देते हैं, उसके बाद हम एप्लीकेशन ब्लैंक, उसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराते हैं। तो कैंडिडेट से हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराएंगे तो एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, जिससे हम उनकी प्री स्क्रीनिंग कर सकें। जो एप्लीकेशन को रिसीव करता है उसके लिए पैनल बनाया जाता है, वही सब चेक करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन का। और ये फॉर्म हर जॉब के लिए अलग अलग हो सकता है, जिसमें उनकी बेसिक डाटा को हम फिल कराते हैं, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफ़िकेशंस क्या है, कितनी परसेंटेज है, कहाँ से किया है, कब पास आउट है, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। जब हमने फॉर्म फिल करा लिया और तो उन्होंने जो डाटा अपना फिल किया है तो हम उसका बैकग्राउंड, उसके लिए एक पैनल बनाया जाता है जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है कि जो भी हमने डाटा फिल किया है क्या वो सही है और नॉट। उसके बाद होता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। तो इसमें रिटन टेस्ट होता है, काफ़ी सारे टेस्ट अलग अलग होते हैं अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लिए। तो वो वेरी करता है कि कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, इसमें हमारी लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आदि ये सब चेक करते हैं। बाकी पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह। ये है कि जो भी हमारी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग सारे टेस्ट अलग अलग होते हैं। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग। जो हमारे टेस्ट हो गए, हमारा रिज़ल्ट जो हुआ, उसके बाद हम ये करते हैं कि हम उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सही बैठ रहे होते हैं। उसके बाद हम उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू हर वैकेंसी के लिए ही हो, किसी किसी के लिए होता है और किसी के लिए नहीं भी होता है। अब हमारे पास कैंडिडेट आए हैं तो उनमें से हमें अपने नीड्स के अकॉर्डिंग राइट कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना है, तो उसके लिए हमने इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया। अब इसके लिए हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो ये देखने के लिए कि जो भी हमें चाहिए है उन कैंडिडेट्स में से इम्पॉर्टेंट नॉलेज, वो हम उनसे गेन करते हैं। क्वालिटी टेस्ट लेते हैं, आईक्यू टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू में बेसिक चीज़ें चेक की जाती हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल क्या है और लैंग्वेज एक्सेट्रा, ये सब बिहेवियर टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब हमारा इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि जो हमें डॉक्यूमेंट्स